कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और हमारे दुश्मन ने उसी शिक्षा के ऊपर हमला कर दिया। ये तो 2020 जो नई शिक्षा नीति है वही तो है। ये जो नई शिक्षा नीति है, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में यह व्यवस्था थी कि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता था, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में व्यवस्था थी कि गरीब का बेटा भी आईएएस बन सकता था, ओपीसीएस बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, आज ये जो सरकारें हैं, जो व्यवस्था, जिन लोगों ने व्यवस्था को कब्जे में ले लिया है, जो सत्ता को कब्जे में ले लिया है, वो सारे रास्ते बंद करते चले जा रहे हैं। हम लोग अगर वो संविधान की व्यवस्था थी, जो विश्वविद्यालय थे देश में, जो यूनिवर्सिटियां थी, उन विश्वविद्यालयों में सरकारें अनुदान दिया कर था। इसी की बदौलत दलित और पिछड़े समाज के बच्चे जब विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते थे तो जहां जनरल वर्ग की फीस वहां 20,000 रुपया हुआ करता था, वही हमारे जैसा सरवर कुमार निराला जैसा जब उसको 100 रुपये में एडमिशन मिल जाता था साहब। उस जमाने में अगर 10,000 रुपया फीस लग जाता तो सरवर कुमार निराला भी शायद विश्वविद्यालय में ना पढ़ते, वो चले जाते कहीं मजदूरी करने, और मजदूरी करके जब लॉकडाउन हो जाता तो रास्ते में आते मर जाते, कोई जानता भी नहीं। लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान था कि हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिल गया। और हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग गांव में, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भैया वो फलाने देखिए वो तो रिक्शा चला रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, उनका बेटा, उनका बच्चा बहुत ही काबिल हुआ, और उनका बच्चा तो इतनी मेहनत से, इतनी प्रतिभा से पढ़ा कि उनका बेटा डॉक्टर हो गया। लेकिन आज डॉक्टर आप बना पाएंगे? डॉक्टर बनाने की बात सोच रहे हैं तो आपको पहले अपने बेटे को कोचिंग में भेजना पड़ेगा। कोचिंग में जब भेजने के लिए उसमें पैसा कितना लगेगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया पहले आप लगाएंगे, तब तो आपका बच्चा कोचिंग में पढ़ पाएगा। जब मेडिकल में वो एडमिशन लेने जाएगा तो 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया उसको फीस लगेगा। तो बता दीजिए कि कौन गरीब आदमी अब अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाएगा, इंजीनियर बना पाएगा? वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। अब सरकार कह रही है अब विश्वविद्यालयों को अनुदान नहीं मिलेगा। अब कह दिया कि विश्वविद्यालय अब पैसा कमाने का सेंटर बनेगा। आपको अपने बच्चों से फीस लेना है, और फीस लेकर के उसी फीस से आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जितने होंगे उनको तनख्वाह देना, कर्मचारियों को तनख्वाह देना। तो जब विश्वविद्यालय को अनुदान मिलता था, सरकार उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को, जब सरकार उनको वेतन देती थी, तब जाके विश्वविद्यालय में जो अनुसूचित जात के बच्चे, दलित और पिछड़े समाज के बच्चे जो पढ़ते थे, कम पैसे में पढ़ पाते थे, अब उन्हीं बच्चों से विश्वविद्यालय में जब एडमिशन कराने जाएंगे तो 1 लाख रुपया फीस मांगा जाएगा, 50,000 फीस मांगा जाएगा। ये व्यवस्था है। अब सरकार कह रही कि आप जिस पढ़ाई को करके, अगर डॉक्टर रामविलास भारती जी के पास अगर एजुकेशन न होता तो ये सोच न पाते। तो डॉक्टर रामविलास भारती जैसे लोग पढ़ाई लिखाई करके अब आवाज समाज की न बने, इसलिए शिक्षा के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति यही है कि सारे गांव के जो प्राइमरी स्कूल हैं वो भी सरकार बेच रही है। अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 2 साल के बाद समझ में आ जाएगा कि गांव का प्राइमरी स्कूल जहां हमारा बच्चा फ्री में जाके पढ़ता है, वो सरकारी स्कूल भी प्राइमरी स्कूल बिक चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है। कब्जा अभी 2 साल बाद दिया जाएगा। अभी कब्जा 2 साल बाद दिया जाएगा। अंबानी के रिश्तेदार, अडानी के रिश्तेदार, बिरला ग्रुप के रिश्तेदार एनजीओ के माध्यम से स्कूलों को खरीद चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो शिक्षा जगत में जुड़े हैं उनको पता भी होगा कि बहुत सारे जिलों में एनजीओ के लोग आ गए हैं, अब कॉलेजों को टेक ओवर कर रहे हैं। धीरे धीरे गांव के प्राइमरी स्कूल को टेक ओवर कर रहे हैं, और गांव के प्राइमरी स्कूलों को थोड़ा रंगीन करेंगे। और जहां हमारा बच्चा फ्री में पढ़ने जाता है, उसी स्कूल में जब 500 रुपया फीस लगेगा तो मंगरू भैया जो रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी पे मजदूरी का काम करते हैं, जिनका बच्चा फ्री में पढ़ता है, अब उनका बच्चा तो स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाएगा। कम से कम वो गांव के प्राइमरी स्कूल में वो जाना शुरू किया, एजुकेशन के प्रति उसकी चेतना आई। ये सारे रास्ते बंद किया जा रहा है। इन मुद्दों पे भी हमें बात करना होगा साथी, और इन बातों को समझना भी होगा। सिर्फ ये भी कहने से हमारा काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो किया, माननीय कांशीराम साहब ने इतना संघर्ष किया। परिस्थितियां थी, उस समय परिस्थितियां थी, उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन ऐसा नहीं कि मुश्किलें उस दौर में थी और आज खत्म हो गई। अगर उस दौर में मुश्किलें थी तो इस दौर में भी मुश्किलें हैं, और उस दौर की मुश्किलें अगर बड़ी थी
तो इस दौर की भी मुश्किलें छोटी नहीं है। हाँ, इस दौर में हमारी हाथ मजबूत है, इस दौर में हमारी ताकतें मजबूत है। हम अपनी ताकत को समझे और अपनी ताकत का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए जरूर करें। हमारे जो अधिकार, जो हमारे हक छीने जा रहे हैं, हम उनको लड़ाई लड़के, उनको जैसे भी चेतना पैदा करके जितना भी बेहतर कर सकते हैं हम बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ पर हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। और एक बार मैं पुनः अपने मंचासीन सभी अतिथियों को बधाई देते हुए, इनको धन्यवाद देते हुए, डॉक्टर रामविलास भारती साहब को धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, और आए हुए सभी आगंतुक बंधुओं को सबको मैं आभारी, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।